प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कंसर्ट ऑफ यूरोप यानी यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के शीर्षक पर आप सबसे बात करना चाहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, 18 जून सन 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई और उसके पराजय के पश्चात उसे सेंट हेलेना के द्वीप में निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 वर्ष पश्चात उसका देहांत हो गया। बहरहाल 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद यूरोप के मित्र देशों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कांग्रेस का आयोजन किया और इस कांग्रेस के कन्वीनर मेटरनिक, जिन्हें प्रतिक्रियावादी माना जाता था, उनके राजधानी वियना में ये सम्मेलन हुआ, जिसमें यूरोप में शांति की व्यवस्था को स्थापित करने के मद्देनजर कंसर्ट ऑफ यूरोप यानी यूरोप की संयुक्त व्यवस्था स्थापित की गई। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था वियना कांग्रेस की एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखी जाती है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से लेकर नेपोलियन के पराजय यानी 1815 तक ये जो 25-26 साल का समय था, यह दौर केवल युद्ध और युद्ध का दौर था। इन युद्धों से यूरोप की जनता अब पूरी तरह से ऊब चुकी थी और वह शांति की स्थापना करना चाहती थी। इन युद्धों से निश्चय ही यूरोप के देशों को धन की भी हानि हुई, जन की भी हानि हुई और सामाजिक आर्थिक मोर्चों पर भी वे पीछे रहे। सन 1815 में जब नेपोलियन की पराजय हुई, उसके बाद मित्र देशों के सामने कुछ चुनौतियां उत्पन्न हुई, जैसे यूरोप के देशों के बीच शांति किस तरह से स्थापित किया जाए, राष्ट्रीयता और तंत्रवादी विचारधारा पर किस तरह से रोक लगाया जाए, किस तरह से लगाम लगाया जाए और शांति के काल में जो यूरोप के मित्र देश हैं उनके मध्य किस तरह से पारस्परिक संपर्क रहे और सहयोग रहे, जिसके माध्यम से यूरोप को सही रास्ते पर, शांति के रास्ते पर आगे ले जाया जा सके। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 2 व्यवस्थाएं संचालित की गई, जिनमें एक व्यवस्था थी पवित्र संघ की योजना और दूसरी व्यवस्था थी चतुर्मुख मित्र मंडल की योजना। पहले हम लोग पवित्र संघ की योजना पर बात करते हैं। पवित्र संघ की योजना को जन्मदाता के रूप में जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके जन्मदाता रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम थे। वे एक रहस्यवादी और भावना प्रधान व्यक्ति माने जाते थे। पवित्र संघ योजना की पृष्ठभूमि की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि यूरोप के इतिहास में 1689 to 1789 की जो अवधि रही, वह अवधि एक बौद्धिक जागृति का समय था, जिसने तर्कवाद और संदेहवाद को जन्म दिया था। यही वजह है कि फ्रांस के दार्शनिक वोल्टेयर ने चर्च को एन इनफेमस थिंग कहने का साहस जुटाया। एक कुविख्यात वस्तु कहने का उन्होंने साहस जुटाया और 1789 to 1815 की जो अवधि है वह धार्मिक क्षेत्र में अराजकता की प्रधानता की अवधि मानी जाती है। 1815 के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि तर्कवाद और संदेहवाद का अब विरोध होने लगा। संभवतः इसी आधार पर रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने पवित्र संघ की योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास किया या उसे मित्र देशों के सामने रखा। वास्तव में जार अलेक्जेंडर के द्वारा दी गई पवित्र संघ की योजना कोई नई योजना नहीं थी,
बल्कि जब हम पूर्ववर्ती इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि फ्रांस में सन 1600 ईस्वी में एक शासक हुए थे, हेनरी चतुर्थ। उन्होंने भी इस तरह की एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे द ग्रैंड डिजाइन ऑफ हेनरी फोर्थ कहा जाता है यूरोप के इतिहास में। ये जो ग्रैंड डिजाइन ऑफ हेनरी फोर्थ की योजना थी, वह योजना यह कहती थी कि यूरोप के सभी देश ईसाई धर्म को मानते हैं और उनमें भाईचारे के माध्यम से उनमें आपसी एकता और शांति को स्थापित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन 1600 में इस योजना को लॉन्च किया गया और 1610 में हेनरी चतुर्थ के देहांत के बाद यह योजना खटाई में पड़ गई। पुनश्च 1613 में सेंट पीरे नाम के एक पादरी ने भी एक ऐसी योजना को सामने लाने का कार्य किया और शायद इसी आधार पर रूस के जार अलेक्जेंडर ने वियना कांग्रेस के बाद 26 सितंबर सन 1815 को इस योजना को प्रस्तुत किया कि यूरोप के सभी देश ईसाई धर्म के पवित्र सिद्धांतों को मानते हुए शासन का संचालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह जो रिलेशन पिता और पुत्र में होता है, भारतीय इतिहास में हम सब ने पढ़ा है कि अशोक ने अपने दूसरे अभिलेख में कहा था, समस्त प्रजा मेरी संतान है। यानी राजा और प्रजा के बीच ठीक वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे पिता और पुत्र के बीच होता है। ऐसी बातें ईसाई धर्म के आधार पर भी कही गई और कहा गया कि राजा और प्रजा का रिलेशन पिता और पुत्र की भांति होना चाहिए और राजा का दायित्व है कि वह अपने प्रजा का संरक्षण करे और उनका संवर्धन करे। यानी पवित्र संघ की योजना एक धार्मिक योजना थी जिसको रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस योजना की आलोचना होने लगी क्योंकि योजना का रिलेशन धर्म से था और धार्मिक क्षेत्र में प्रमुख होता था या है पोप, न कि रूस का जार। इसलिए विरोध होने लगा। इसके अतिरिक्त इस समय में टर्की एम्पायर भी यूरोप का एक हिस्सा था और हमें सब जानते हैं कि टर्की एम्पायर इस्लाम धर्म को फॉलो करता था। यह योजना यह एक अस्पष्ट योजना थी और जार अलेक्जेंडर का लिहाज करने के उद्देश्य से उसके सामने किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन 1825 में उसके देहांत के बाद यह योजना भी अपने आप धराशायी हो गई। दूसरी योजना महत्वपूर्ण जो रही वह थी चतुर्मुख मित्र मंडल की योजना। नेपोलियन को पराजित करने में जिन 4 प्रमुख देशों का प्रमुख योगदान रहा उनमें इंग्लैंड, रसिया, ऑस्ट्रिया और प्रशा का नाम मुख्य रूप से आता है। इन्हीं 4 मित्रों को कहा गया चतुर्मुख मित्र मंडल। इस योजना को के जन्मदाता के रूप में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को माना जाता है, जिन्होंने 28 नवंबर सन 1815 को चतुर्मुख मित्र मंडल की योजना को प्रस्तुत किया। इस चतुर्मुख मित्र मंडल के सामने जो पहला महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न था वह यह था कि फ्रांस पुनः शक्तिशाली न हो जाए, उसे पुनः शक्तिशाली बनने से किस प्रकार रोका जाए, क्योंकि इसमें सारा टारगेट फ्रांस पर केंद्रित किया गया था। इसी वजह से फ्रांस के चारों ओर जो राष्ट्र थे उनको एक दूसरे से संबद्ध करके शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ वियना कांग्रेस में न्यायोचित राज सत्ता के सिद्धांत की बात कही गई थी, जिसको इस समय क्रियान्वित किया गया। यानी यूरोप में जहां पर जिस राजवंश का पूर्व में शासन था उसको स्थापित किया जाए और इसी व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस में पुनश्च बुर्बो वंश को स्थापित किया गया
और लुई 18वां फ्रांस का शासक घोषित हुआ। इसके अतिरिक्त फ्रांस पर यह भी दबाव डाला गया था कि वहां पर 7 करोड़ फ्रैंक वह क्षतिपूर्ति के रूप में मित्र राष्ट्रों को दे और मित्र राष्ट्र इस राशि का उपयोग एक मित्र सेना के गठन में करेंगे जिसका अध्यक्ष वेलिंगटन का ड्यूक होगा और इस सेना का कार्य होगा कि अगर भविष्य में फ्रांस फिर से सिर उठाता है तो उसको आसानी से कुचला जा सके। इसके अलावा दूसरा प्रमुख विचारणीय प्रश्न इस चतुर्मुख मित्रमंडल के पास यह था कि फ्रांस के क्रांतिकारी विचार पुनः यूरोप में न फैले। हालांकि 1814 की सोमा की संधि के द्वारा परस्पर प्रेम और सौहार्द फैलाने की बात कही गई थी। इस चतुर्मुख मित्रमंडल के ऑब्जेक्ट की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इस मित्रमंडल ने नेपोलियन अथवा उसके वंशजों का विरोध किया और न्यायोचित राष्ट्रसत्ता के सिद्धांत में हमने ये भी पाया कि तेलरा ने यह प्रयास किया था कि नेपोलियन का वंश फिर से स्थापित न हो पाए, इसके लिए उसने विशेष प्रयास किया था। और जो यूरोप में फ्रांस के क्रांतिकारी विचार थे उसको रोकने के लिए इन मित्र देशों ने सामूहिक विरोध करने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त सामूहिक प्रयास से यूरोप में इन मित्र देशों के द्वारा शांति को स्थापित करने की भी बात कही गई। यानी जहां एक ओर पवित्र संघ की योजना अस्पष्ट संधि थी, वहीं चतुर्मुख मित्रमंडल की योजना एक स्पष्ट संधि के रूप में देखी गई और कालांतर में 1815 से लेकर 1825 की अवधि में यानी इन 10 वर्षों में हम 5 प्रमुख कांग्रेस को देखते हैं जिनमें मित्र देशों के बीच जो आपसी संबंध थे उनके बारे में समय समय पर अलग अलग तरह से विचार विमर्श हुए। और चूंकि 10 साल में 5 कांग्रेस हुआ, इसलिए इस युग को एज ऑफ कांग्रेसेज के नाम से जाना जाता है। 1818 में एक्स ला सैपेल का कांग्रेस हुआ, 1820 में ट्रूपा का कांग्रेस हुआ, 1821 में लेबाक का कांग्रेस हुआ, 1822 में ही वेरोना का कांग्रेस हुआ और 1825 में सेंट पीटर्सबर्ग का कांग्रेस हुआ। इन 5 कांग्रेसेज में यूरोपीय देशों ने, मित्र देशों ने अपने आपसी कहना चाहिए जो आपसी संबंध थे या उसके बारे में जो विवाद थे, डिस्प्यूट थे, उसको निपटाने का इन लोगों ने प्रयास किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन देशों के उद्देश्य चूंकि भिन्न भिन्न थे, इस वजह से ये संयुक्त व्यवस्था अधिक दिन तक टिक नहीं पाई और इनका जो नेचर था प्रतिक्रियावादी, इससे हम इन देशों के बीच एकता, विश्वास और सहयोग का अभाव देखते हैं। लेकिन फिर भी इसका एक प्रमुख उपलब्धि यह रहा कि 1815 में इसके स्थापित होने के बाद अगले लगभग 40 वर्षों तक इसने यूरोप को युद्ध से बचाए रखा और इसी के आदर्श पर कालांतर में फर्स्ट वर्ल्ड वार के पश्चात राष्ट्र संघ और सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुई। थैंक यू वेरी मच।